हाईवे नंबर 7 पर दोपहर की तेज धूप ऐसी बरस रही थी जैसे आसमान ने आग उगलने की कसम खा ली हो। सड़क के दोनों तरफ धूल उड़ रही थी। ट्रक और कारें तेज रफ्तार से गुजर रही थीं और हॉर्न का शोर इतना था कि कोई भी आदमी अपने दिल की आवाज तक नहीं सुन सकता था। इसी सड़क के एक किनारे बाबुल के झाड़ की थोड़ी सी छांव के नीचे एक औरत बेहोश पड़ी थी। उसके बदन पर बेशकीमती कपड़े थे जो अब मिट्टी और धूल में सने हुए थे। उसके बालों की सुनहरी क्लिप टूटकर दूर जा गिरी थी और उसके महंगे हाई हील्स में से एक पांव से उतरकर 2 कदम दूर पड़ा था। उसकी पतली कलाइयों पर सोने की चूड़ियां थीं जो धूप में चमक रही थीं, मगर उनकी मालकिन की सांसें इतनी मंद थीं कि एक लम्हे को दिल डर जाए। उसका मोबाइल फोन, जो बहुत महंगा और बड़े ब्रांड का था, वो उससे कोई 15 कदम दूर सड़क के किनारे पत्थर से टकराकर उल्टा पड़ा हुआ था। चेहरे पर एक बड़ी सी खरोच थी जहां से खून सूख कर जम चुका था, और माथे पर एक नीला निशान उभर आया था जो देखने में ही दर्द का एहसास दिला रहा था। गाड़ियां लगातार गुजरती रहीं। एक बड़ी एसयूवी रुकी। अंदर बैठे दो लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा, आपस में कुछ बातें की और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक बाइक सवारों का अपना मोबाइल निकाला। उसने 5 सेकंड का वीडियो बनाया और रवाना हो गया। 3 राहगीर पैदल आए, झुककर देखा और ये कहते हुए आगे बढ़ गए कि ये हमारा मामला नहीं है। एक बुजुर्ग महिला रुकी, अफसोस जताया, मगर बोली कि वो बूढ़ी है और कुछ कर नहीं सकती। कुछ लोग दूर से ही नजरें चुराकर निकल गए, जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही और वो औरत वहां अकेली पड़ी रही, जिंदगी और मौत के बीच की उस बारीक लकीर पर खड़ी जहां वक्त बड़ा जालिम होता है। इन्हीं लोगों की भीड़ में इसी सड़क के किनारे किनारे एक नौजवान लड़का पैदल चला रहा था। उसके पांव में सस्ती चप्पल थी जिसका एक पट्टा ढीला हो गया था और बार बार उसकी एड़ी पर लगता था। उसकी सफेद कमीज पर पसीने के निशान थे। कंधे पर एक पुराना झूला था जिसमें कुछ कागज और एक पानी की बोतल थी। उस लड़के का नाम था रोहित पांडे। उम्र कोई 25 साल। चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो गरीबी भी नहीं बुझा पाई थी। वो उस दिन शहर के एक छोटे से दफ्तर में नौकरी के लिए गया था। वहां भी निराशा ही मिली थी। मालिक ने कहा था कि तुम्हारी डिग्री अधूरी है, हम नहीं रख सकते। रोहित वापस लौट रहा था, खाली हाथ, भार मन से, और एक ऐसे इंसान की तरह जिसे लग रहा हो कि इस शहर में उसके लिए जगह नहीं है। तभी उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। पहले उसने सोचा शायद कोई थकी हुई है, लू लग गई होगी, मगर जब उसने एक कदम पास जाकर देखा तो उसे समझ आया कि मामला गंभीर है। औरत की सांसें बहुत धीमी थीं, होठ सूखे थे, चेहरे पर खरोच और खून के निशान थे। रोहित एक पल के लिए रुका। उसके दिमाग में एक के बाद एक कई ख्याल आए। ये औरत अमीर घर की लग रही है। ये कपड़े, ये गहने, ये सब बताते हैं कि इसके पीछे बड़े लोग हैं। अगर मैंने इसे बचाया और ये बच गई तो शायद ये लोग मेरी तरफ देखें। शायद जिंदगी का कोई नया दरवाजा खुल जाए। शायद किस्मत एक बार मेरी तरफ मुड़े। लालच था, ये सच है, मगर लालच के साथ साथ उसके सीने में कुछ और भी था। एक बेचैनी, एक आवाज जो कह रही थी कि अगर तू अभी नहीं रुका तो ये जान चली जाएगी। और ये आवाज उस लालच से ज्यादा ऊंची थी। रोहित आगे बढ़ा। उसने झुककर उस औरत का चेहरा देखा। सांस चल रही थी, मगर बम मुश्किल। उसने आसपास नजर दौड़ाई। लोग थे, मगर कोई रुकने को तैयार नहीं था। उसने आवाज लगाई, भाई साहब जरा रुकिए, मदद चाहिए। एक आदमी ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। दूसरे ने सुना ही नहीं। रोहित ने उस बेहोश औरत के पास बैठकर उसके चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मारे। कोई हरकत नहीं हुई। उसने मोबाइल निकाला। उसमें बैलेंस कम था, मगर उसने एम्बुलेंस नंबर मिलाया। लाइन व्यस्त थी। उसने 3 बार कोशिश की, हर बार वही जवाब। उसने दूर खड़े एक ऑटो रिक्शा वाले को आवाज दी, भाईजान जल्दी आओ, एक जान खतरे में है।
ऑटो वाला हिचकिचाया। साहब, झंझट में नहीं पड़ना, पुलिस आती है, थाने बुलाती है। रोहित ने जेब में हाथ डाला। उसके पास उस दिन कुल 300 रुपए थे। उसने 200 रुपए निकाले और ऑटो वाले की तरफ बढ़ा दिए। ये लो, बस शहर के सरकारी अस्पताल तक चलो। ऑटो वाला पैसे देखकर राजी हो गया। रोहित ने उस बेहोश औरत को बड़े जतन से उठाया। वो बाहरी थी और रोहित खुद थका हुआ था, मगर उसने हिम्मत जुटाई। उसे अपने कंधे का सहारा देकर किसी तरह ऑटो में बिठाया और खुद भी अंदर घुस गया। ऑटो चल पड़ा। रास्ते में रोहित उस औरत को बार बार देखता रहा। उसकी सांसें अभी भी कमजोर थीं। उसने उसका सिर अपने कंधे से लगाए रखा ताकि हिचकोलों से वो गिरे नहीं। उसके मन में ये ख्याल भी आया कि अगर इस औरत का हाल पहुंचते पहुंचते कुछ हो गया, तो अगर पुलिस ने उसे ही कसूरवार मान लिया, तो ये सवाल डरावने थे। मगर अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं था। अस्पताल का गेट दिखा। ऑटो रुकते ही रोहित कूद कर उतरा और अंदर दौड़ा। डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, बाहर एक औरत है, बहुत गंभीर हालत है। अस्पताल का स्टाफ पहले तो रुककर देखता रहा, जैसे ये भी कोई रोज की बात हो। मगर रोहित ने आगे बढ़कर ड्यूटी डॉक्टर की बाह थाम ली। साहब प्लीज, 1 मिनट देर भी बहुत है, जल्दी चलिए। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने एक नजर देखा और तुरंत स्ट्रेचर मंगवाया। मिनटों में वो औरत इमरजेंसी वार्ड में थी। रिसेप्शन पर एक नर्स ने रोहित से पूछा, आप कौन हैं? रिश्तेदार नहीं, रोहित ने साफ कहा। रास्ते में मिली थी, सड़क पर पड़ी थी। नर्स ने कागज आगे बढ़ाया। भर्ती के लिए पहले 500 रुपए जमा करने होंगे। रोहित ने जेब में हाथ डाला। ऑटो वाले को 200 देने के बाद उसके पास सिर्फ 100 रुपए बचे थे। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसने 100 रुपए भी निकालकर काउंटर पर रख दिए। बस यही है मेरे पास, मगर इलाज रुकना नहीं चाहिए। नर्स ने उसे एक अजीब नजर से देखा। रोहित अनजान बना रहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा थोड़ा हल्का था। समय पर लाए हो? थोड़ी देर और होती तो मुश्किल हो जाती। रोहित, नेकी कब से? उसने सांस रोकी हुई थी। तभी अस्पताल के बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियां आकर रुकी। बड़ी काली चमकदार गाड़ियां, जिन पर शीशे इतने काले थे कि अंदर झांकना मुमकिन नहीं था। गाड़ियों से पहले बॉडीगार्ड उतरे। फिर एक लंबा गंभीर चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी उतरा, जिसके कपड़े बेहद महंगे थे। मगर उस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ घबराहट थी। वो अंदर दौड़ा। यहां प्रीति शर्मा को लाया गया है। मेरी बेटी कहाँ है? रोहित चौंक गया। उसने ये नाम सुना था, प्रीति शर्मा, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति रमेश शर्मा की इकलौती बेटी, जिनका नाम अखबारों में, टीवी पर हर जगह आता रहता था, जिनकी कंपनी के बोर्ड ने पिछले साल हजारों करोड़ का कारोबार किया था। वही प्रीति शर्मा। और वो इस सड़क पर बेहोश पड़ी थी और विक्रम पांडे उसे उठाकर लाया था। रमेश शर्मा ने डॉक्टर को पकड़ा। मेरी बेटी ठीक है ना? हां जी, खतरा टल गया है, मगर अगले 24 घंटे निगरानी जरूरी है। रमेश शर्मा की आंखें भर आईं। वो पल भर के लिए दीवार का सहारा लेकर खड़े रहे। फिर उन्होंने बॉडीगार्ड से पूछा, कौन लाया था इसे यहां? बॉडीगार्ड ने उंगली से रोहित की तरफ इशारा किया। सबकी नजरें अचानक उस थके हुए, पसीने से भीगे, सस्ती चप्पल पहने नौजवान पर टिक गईं। विक्रम ने महसूस किया कि वो अचानक किसी बड़े नाटक का हिस्सा बन गया है, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। रमेश शर्मा आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आए। उन्होंने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा। पुराने कपड़े, थकान, खाली जेबें, सब कुछ एक नजर में पढ़ लिया। फिर उन्होंने बड़े सलीके से अपना हाथ विक्रम के कंधे पर रखा। बेटा, तुम ना होते आज तो। उनकी आवाज रुक गई। रोहित ने नजरें झुका ली। उस लम्हे उसके अंदर जो लालच था, वो एक पल के लिए पीछे हट गया और उसकी जगह एक अजीब सी शर्मिंदगी आ गई। इस आदमी की आंखों में जो दर्द था, जो राहत थी, जो कृतज्ञता थी, वो नकली नहीं थी। तभी अंदर से एक पुलिस इंस्पेक्टर दाखिल हुआ। उसकी आंखें तेज थीं और उसने रोहित को देखते ही अपना रुख सख्त कर लिया। यही है जो उसे यहां लाया? जी, नर्स ने कहा। इंस्पेक्टर रोहित के करीब आया।
नाम रोहित पांडे। क्या कर रहे थे वहां? उस वक्त नौकरी ढूंढकर वापस आ रहा था। कहाँ से? सिटी सेंटर से। इंस्पेक्टर ने आंखें सिकोड़ी। कहीं ये काम तुमने तो नहीं किया लड़कियों को रोककर? रोहित का चेहरा पल भर के लिए लाल हो गया, मगर उसने आवाज नहीं उठाई। साहब, जब मैं वहां पहुंचा तो वो पहले से ही गिरी हुई थी। मैंने बस उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया। इंस्पेक्टर ने फोन निकाला और किसी को कुछ कहा। कुछ ही देर में उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई गई। अस्पताल के एक कमरे में वो फुटेज लैपटॉप पर चली। साफ दिख रहा था, एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार से आई। उसने प्रीति शर्मा को टक्कर मारी और बिना रुके भाग गई। कार के नंबर प्लेट का कुछ हिस्सा कैमरे में आया था और उसके ठीक 4 मिनट बाद रोहित पांडे पैदल वहां से गुजरता दिख रहा था। वो रुका। उसने प्रीति को देखा, झुका, पानी दिया, आवाजें लगाईं और फिर ऑटो रोककर उसे उठाकर ले गया। इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस ली और फिर रोहित की तरफ मुड़ा। अच्छा काम किया है लड़के। शाम होते होते ये खबर पूरे शहर में फैल गई। चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। आम गरीब नौजवान ने उद्योग की बेटी की जान बचाई। मीडिया वैन अस्पताल के बाहर खड़ी हो गई। रिपोर्टर गेट पर जमा होने लगे। रोहित अंदर बैठा। ये सब सोच रहा था कि यहां से कैसे निकला जाए बिना किसी से बात किए। वो उठा और चुपचाप बाहर जाने लगा। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई। रुकिए रुकिए प्लीज। रोहित के कदम रुक गए। मैडम को होश आ गया है। उन्होंने पहली बात यह पूछी है कि उन्हें अस्पताल कौन लाया। रोहित ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। नर्स ने आगे कहा, वह आपसे मिलना चाहती है। रोहित को नहीं पता था कि यह बुलावा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। वो नर्स के पीछे चल दिया। आईसीयू का दरवाजा खुला। अंदर बेड पर एक लड़की लेटी थी। आंखें खुली थीं, चेहरे पर पट्टियां थीं, हाथ में नली लगी थी। मगर उस सब के बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब किस्म का वकार था। एक खामोश मजबूती जो बताती थी कि यह लड़की इस हाल में भी टूटी नहीं है। उसकी आंखें रोहित पर टिकी। आप रोहित हैं? रोहित ने धीरे से सिर हिलाया। जी, प्रीति ने कमजोर मगर साफ आवाज में कहा। आपने मेरी जान बचाई। रोहित ने नजरें दूसरी तरफ की। मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। प्रीति ने उसे गौर से देखा। वहां और भी लोग थे। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। रोहित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ देर की खामोशी छा गई। उस खामोशी में एक अजीब किस्म का सुकून था। दो अनजान इंसान दो अलग अलग दुनियाओं के एक ही कमरे में बिना किसी शोर के एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। बाहर दरवाजे पर खड़े रमेश शर्मा यह सब देख रहे थे। उन्होंने रोहित के सादे कपड़े देखे, उसके थके हुए जूते देखे, उसके चेहरे पर जो सच्चाई थी वह देखी, और उनके मन में एक ख्याल आया जो उन्होंने अभी किसी से नहीं कहा था। यह लड़का बाकी सबसे अलग है। बाहर मीडिया शोर मचा रही थी। शहर जाग रहा था। एक नई कहानी की शुरुआत हो रही थी। और रोहित पांडे जो उस सुबह खाली हाथ उदास मन से घर लौट रहा था, आज उस दहलीज पर खड़ा था जहां से जिंदगी बदलती है। बस उसे खुद यह अभी पता नहीं था। अगले 3 दिन अस्पताल में बड़े अजीब से गुजरे। रोहित को रमेश शर्मा ने खुद कहा था कि जब तक प्रीति पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती वो रोज एक बार देखने आए। रोहित को यह दावत अजीब लगी थी। उसने सोचा था कि शायद यह बस एक औपचारिक बात है जो अमीर लोग कह देते हैं और भूल जाते हैं। मगर जब दूसरे दिन सुबह वो अस्पताल के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने बिना रोके अंदर जाने दिया और कहा कि शर्मा साहब ने आपका नाम लिस्ट में डलवाया हुआ है। यह सुनकर रोहित के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। उसे एहसास हुआ कि यह लोग सच में उसे याद रखते हैं। यह बात उसके लिए नई थी क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उसे इस तरह याद नहीं रखा था। प्रीति शर्मा का कमरा अस्पताल की तीसरी मंजिल पर था जो एक प्राइवेट विंग में था। वहां जाने का रास्ता अलग था। लिफ्ट अलग थी और पूरे माहौल में एक खामोश किस्म की महंगाई थी जो रोहित को हर कदम पर याद दिलाती थी कि वह अपनी दुनिया से बहुत दूर आ गया है। उसके कंधे का वही पुराना झोला था, वही सस्ती चप्पल थी और वही सफेद कमीज थी जिसे उसने रात को धोकर सुबह पहना था। मगर उसने इन सब चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और दरवाजा खटखटाया। आइए। अंदर से प्रीति की आवाज आई। रोहित ने दरवाजा धकेला। प्रीति बेड पर थोड़ी सी उठी हुई बैठी थी। उसके सिर पर पट्टी थी मगर चेहरे पर रंग वापस आने लगा था।
नर्स ने अभी अभी उसे नाश्ता दिया था जो आधा खाया हुआ ट्रे में पड़ा था। प्रीति ने रोहित को देखा और हल्की सी मुस्कान आई। आ गए? जी। रोहित ने दरवाजे के पास ही खड़े रहकर कहा। अंदर आइए। दरवाजे के पास क्यों खड़े हैं? प्रीति ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। रोहित आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही जो अजीब नहीं थी बल्कि एक किस्म का आराम था। प्रीति ने पहले बात शुरू की। आप कल नहीं आए थे शाम को? रोहित ने हल्के से कहा। सोचा था शायद आराम कर रही होंगी। मैं जाग रही थी, प्रीति ने सीधे कहा। फिर एक पल रुक कर बोली। मेरा मतलब यह नहीं कि आना जरूरी था, बस बात करने को मन था। रोहित ने उसकी तरफ देखा। एक ऐसी लड़की जिसके पास दुनिया की हर चीज थी। वह कह रही थी कि बात करने को मन था। यह बात रोहित को हैरान करती थी। आप पढ़े लिखे हैं? प्रीति ने पूछा। शौक था पढ़ने का, रोहित ने जवाब दिया। ग्रेजुएशन करना चाहता था, मगर बीच में ही छोड़नी पड़ी। क्यों? रोहित ने थोड़ा रुक कर कहा। पिताजी बीमार पड़ गए थे, मां अकेली थी, घर चलाना था। पढ़ाई और घर एक साथ नहीं चल सकते थे तो पढ़ाई पीछे छूट गई। प्रीति ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर कोई दया का भाव नहीं था जो रोहित को अच्छा लगा। अमीर लोग अक्सर गरीबी की बात सुनकर एक खास किस्म का तरसने वाला चेहरा बना लेते हैं, जो रोहित को हमेशा बुरा लगता था। और अब प्रीति ने पूछा, अब नौकरी ढूंढ रहा हूं। वही दिन था जब जब मैंने आपको वहां देखा। मिली नौकरी नहीं, कल भी गए थे नहीं, कल यहां आया था। प्रीति ने उसे देखा। यानी मेरी वजह से आपकी नौकरी ढूंढना रुक गया? रोहित ने हल्के से हंसकर कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी जहां जहां गया हूं वहां कुछ खास नहीं मिला। प्रीति चुप रही, मगर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। रोहित देख सकता था कि वह सोच रही। आप क्या करती हैं? रोहित ने हिचकिचाते हुए पूछा। प्रीति के होठों पर हल्की मुस्कान आई। लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट किया है। पापा चाहते हैं कि कंपनी संभालूं, मगर मुझे समाज के लिए काम करना ज्यादा पसंद है। गरीब बच्चों के लिए स्कूल, महिलाओं के लिए रोजगार, यह सब मुझे कारोबार से ज्यादा जरूरी लगते हैं। रोहित हैरान हो गया। इतनी बड़ी फैमिली से होकर भी पैसा सब कुछ नहीं होता। रोहित जी, प्रीति ने सीधे कहा, कभी कभी सुकून ज्यादा जरूरी होता है। रोहित ने यह सुना और एक लम्हे के लिए दूसरी तरफ देखने लगा। उसे यह बात अजीब नहीं लगी, बल्कि ऐसे लगी जैसे किसी ने उसके अपने दिल की बात कही हो। उस दिन बातें लंबी हुईं। नर्स 2 बार आई और दोनों बार यह देखकर चुपचाप चली गई कि बातें चल रही हैं। दोपहर कब बीत गई पता नहीं चला। तीसरे दिन प्रीति ने एक सीधा सवाल किया। उस दिन जब आपने मुझे देखा, डर नहीं लगा था? रोहित ने एक पल सोचा, फिर सच बोला। लगा था, डर था कि पुलिस मुझे ही फंसा दे। डर था कि लोग क्या सोचेंगे। डर था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अस्पताल कैसे होगा। बहुत सारे डर थे। तो फिर रुके क्यों? रोहित ने धीरे से कहा, नहीं जानता। बस लगा कि अगर नहीं रुका तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रीति की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं। तुम बहुत अलग हो, उसने कहा। रोहित ने हल्के से हंसकर जवाब दिया। अलग कहां, बस गरीब हूं। प्रीति फौरन बोली, गरीब वो होता है जिसके पास दिल ना हो। तुम्हारे पास दिल भी है और हिम्मत भी। यह बात रोहित के सीने में किसी तीर की तरह उतर गई। किसी ने उसे इस तरह कभी नहीं कहा था। उसने नजरें झुका लीं। उसी शाम रोहित जब वापस जाने लगा तो प्रीति ने कहा, कल भी आना। रोहित ने मुड़कर देखा। बात करने को मन था। आपने कहा था प्रीति? हंस दी पहली बार खुलकर, और उस हंसी में एक ऐसी मिठास थी जो रोहित को लगभग 1 हफ्ते तक याद रही। डिस्चार्ज के दिन अस्पताल के बाहर जैसे मेला लग गया। मीडिया के कैमरे, रिपोर्टरों की भीड़, बॉडीगार्ड और आम लोग जो सिर्फ एक झलक देखने आए थे। रमेश शर्मा के साथ उनके कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी थे। प्रीति व्हीलचेयर पर बाहर आई। उसने सादी साड़ी पहनी थी। माथे पर अभी भी पट्टी थी, मगर उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। कैमरे उस पर टिक गए। माइक्रोफोन आगे बढ़े। प्रीति ने एक हाथ उठाकर सबको रोका। पहले एक काम उसने पीछे देखा। रोहित भीड़ में पीछे खड़ा था, जैसे कोई ऐसा शख्स जो सामने आना नहीं चाहता। रोहित जी, यहां आइए। रोहित हिचकिचाया, मगर प्रीति ने हाथ बढ़ाया। सबके सामने, कैमरों के सामने, शहर के सामने उसने रोहित का हाथ थाम लिया। कैमरों की फ्लैश चमकी। प्रीति ने माइक की तरफ मुड़कर कहा, जिसने मेरी जान बचाई वो हीरो नहीं, एक सच्चा इंसान है। पूरी भीड़ में तालियां बजीं।
रोहित की सांस एक पल के लिए रुक गई। उसे नहीं पता था कि उसे खुश होना चाहिए या शर्मिंदा। उसने सिर्फ यह सोचा था कि वह उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी। ये तो कुछ और ही हो रहा था। उधर शहर के दूसरे कोने में एक छोटी सी बस्ती में एक पुराने टीवी पर यह सब देखा जा रहा था। रोहित की मां सावित्री देवी, जो 5 घंटे से बेटे का इंतजार कर रही थी, टीवी पर उसे देखकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पड़ोसी आकर बोले, देखो भाभी, तुम्हारा बेटा टीवी पर है। सावित्री देवी बस यही बोल सकी। मेरा बच्चा डिस्चार्ज के बाद भी प्रीति ने रोहित से मिलना नहीं छोड़ा। पहले हफ्ते में उसने 2 बार फोन किया, बस हालचाल पूछना था। रोहित को हैरानी हुई कि शर्मा परिवार की लड़की को उससे हालचाल पूछना है। दूसरे हफ्ते प्रीति ने कहा, मैं तुम्हारा गांव देखना चाहती हूं। रोहित ने तुरंत मना किया। वहां कुछ खास नहीं है। कच्चे घर हैं, टूटी सड़कें हैं, बिजली कभी कभी जाती है। मुझे वहीं देखना है। क्यों? क्योंकि तुम वहां से हो। यह जवाब सुनकर रोहित के पास कोई दूसरी दलील नहीं बची। अगले इतवार की सुबह प्रीति ने एक सादी कार मंगवाई। उसने बिना मेकअप के एक सूती सलवार कुर्ती में आने का फैसला किया। उसके पिता ने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, रोहित के घर। रमेश शर्मा ने एक पल सोचा, फिर कुछ नहीं कहा। जब प्रीति की कार उस बस्ती की गली में घुसी तो पूरी गली थम गई। बच्चे दौड़ने लगे, औरतें दरवाजों पर आ गईं, मर्द छतों पर चढ़ गए। यह लड़की जिसे टीवी पर देखते थे, जिसकी तस्वीर अखबारों में छपती थी, वह आज उनकी गली में खड़ी थी। रोहित दरवाजे पर खड़ा था। उसने प्रीति को देखा। सादी, शांत, बिना किसी तामझाम के। सावित्री देवी घबरा गई। बेटी, घर छोटा है, बैठने को ढंग की जगह नहीं है। प्रीति ने आगे बढ़कर सावित्री देवी के पैर छुए। आंटी जी, घर कभी छोटा नहीं होता, दिल छोटा होता है। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने प्रीति को गले लगा लिया, जैसे वह उनकी अपनी बेटी हो। गांव में जैसे त्योहार सा माहौल बन गया। पड़ोस की औरतें चाय लेकर आईं। बच्चे आसपास जमा हो गए। कोई प्रीति से पूछता, अच्छा तुम टीवी पर आते हो? प्रीति हंसकर जवाब देती। रोहित यह सब देख